नमस्कार। ड्राइविंग लाइसेंस, हाँ जी, ये दो शब्द बहुत मायने रखते हैं, खासकर उन सभी के लिए जो सड़क पर गाड़ी चलाने का सपना देखते हैं और उससे भी ज्यादा उनके लिए जो ड्राइवर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, फिर चाहे वो बिहार पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो। तो आरसा एकेडमी किशनगंज की ओर से प्रस्तुत इस खास बातचीत में हम इसी पूरी प्रक्रिया को, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस पाने के तरीके को जरा बारीकी से समझेंगे। बिल्कुल। आज का हमारा इरादा है कि लाइसेंस से जुड़ी हर जरूरी बात, जैसे प्रक्रिया क्या है, कितने तरह के लाइसेंस होते हैं, कौन से कागजात लगते हैं, इन सब को ठीक से समझें। ये सब जानना परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल यही आता है, आखिर ये लाइसेंस इतना जरूरी क्यों है? लगता तो बस एक कार्ड जैसा है। देखिए, ये सिर्फ एक कार्ड नहीं है। असल में ये कानूनी तौर पर आपको सड़क पर गाड़ी चलाने की इजाजत देता है। वाह। वो जो मोटर वाहन अधिनियम है हम्म। 1988 का, उसकी धारा 3 एक साफ कहती है कि भारत में किसी भी पब्लिक रोड पर मोटर गाड़ी चलाने के लिए आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। हाँ, मतलब इसके बिना चलाना गैरकानूनी है। बिल्कुल गैर कानूनी है। हम्म। और कानून के अलावा ये इस बात का भी सबूत है कि हाँ, इस बंदे को गाड़ी चलानी आती है, इसे ट्रैफिक के नियम पता है और ये सड़क पर सेफ ड्राइविंग की समझ रखता है। वैसे आगे बढ़ने से पहले जी दो शब्द बस जल्दी से समझ लेते हैं, ड्राइवर और गाड़ी। जी। ड्राइवर मतलब वो इंसान जो गाड़ी चला रहा है, उसे कंट्रोल कर रहा है। हाँ हाँ। और गाड़ी या वाहक मतलब कोई भी व्हीकल जिससे लोग या सामान इधर से उधर जाते हैं, कार, बस, स्कूटर, ट्रक, कुछ भी। जी ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि लाइसेंस इन्हीं गाड़ियों को चलाने के लिए मिलता है। ठीक है, ये बेसिक बातें क्लियर हुई। अब आते हैं लाइसेंस के टाइप पे। सुना है कई तरह के होते हैं, तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है प्रशिक्षु लाइसेंस से। आम भाषा में हम इसे लर्नर लाइसेंस या एलएल कहते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है ये सीखने वालों के लिए है। मतलब ये एक तरह का टेम्पररी लाइसेंस है। टेम्परेरी कब तक चलता है ये? इसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 महीने होती है। बस 6 महीने? हाँ। अच्छा। और क्या इसे लेकर कोई भी कहीं भी गाड़ी दौड़ा सकता है? मुझे नहीं लगता। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यही इसकी सबसे बड़ी शर्त है और अक्सर लोग यहीं थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं। लर्नर लाइसेंस वाला अकेले गाड़ी नहीं चला सकता, बिल्कुल नहीं। अच्छा। हाँ, जब भी वो गाड़ी चला रहे हों तो उनके साथ एक ऐसा व्यक्ति बैठना जरूरी है जिसके पास उसी टाइप की गाड़ी चलाने का पक्का मतलब परमानेंट लाइसेंस हो। ये एक तरह से समझे निगरानी में सीखने का टाइम है। हाँ, मतलब कोई सिखाने वाला साथ हो। बिल्कुल। सोचिए ना, बिना ठीक से सीखे किसी को सीधे सड़क पर छोड़ देना कितना रिस्की हो सकता है। इसीलिए ये नियम है सेफ्टी के लिए। ये तो बहुत जरूरी बात बताई आपने, सेफ्टी के हिसाब से। अच्छा, ये लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए कम से कम उम्र क्या है? सबके लिए एक जैसी है, अलग अलग? नहीं, उम्र गाड़ी के टाइप पर डिपेंड करती है। जैसे अगर कोई छोटी गाड़ी, मान लीजिए 50 सीसी से 150 सीसी इंजन वाली हल्की मोटरसाइकिल चलाना चाहता है, तो मिनिमम उम्र है 16 साल। 16 साल? हाँ, पर यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि 18 साल से कम उम्र वालों को सिर्फ बिना गियर वाली और कम कैपेसिटी की गाड़ियां ही चलाने की परमिशन मिलती है, वो भी पेरेंट्स की सहमति से। अच्छा, मतलब 16 साल में वो स्कूटर या मोपेड जैसा कुछ चला सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। फिर आती हैं नॉर्मल गाड़ियां, जैसे कार या ज्यादा पावर वाली बाइक। उनके लिए कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। 18 साल, ठीक है। और इधर बात करें ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की, मतलब कमर्शियल गाड़ियां जैसे ट्रक, बस, टैक्सी, जिनसे कमाई होती है, तो उनके लिए मिनिमम उम्र 20 साल रखी गई है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है ना? हाँ, बिल्कुल। ये उम्र का फर्क समझना बहुत जरूरी है, खासकर जो लोग परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए। तो ठीक है, लर्नर लाइसेंस मिल गया, 6 महीने तक किसी अनुभवी के साथ प्रैक्टिस भी कर ली। अब अगला स्टेप, परमानेंट लाइसेंस। सही पकड़ा। अगला और असली पड़ाव है स्थायी लाइसेंस यानी परमानेंट लाइसेंस या पीएल। ये लाइसेंस मिल गया तो आप कानूनी तौर पर अकेले गाड़ी चला सकते हैं। अच्छा। इसे पाने के लिए आपको लर्नर लाइसेंस मिलने के कम से कम 30 दिन बाद। 30 दिन बाद? हाँ, 30 दिन बाद, लेकिन 180 दिन यानी 6 महीने खत्म होने से पहले परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। ये 30 दिन का इंतजार क्यों? मतलब मिलते ही क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? कर सकें, मतलब लर्नर मिलते ही आप सीधे टेस्ट के लिए ना पहुंच जाएं। सरकार चाहती है कि आपने कम से कम 1 महीना तो सीखने में लगाया हो। अच्छा, ठीक है। और 180 दिन की लिमिट इसलिए क्योंकि लर्नर लाइसेंस खुद ही 6 महीने चलता है। अगर उस बीच आपने पक्का लाइसेंस नहीं बनवाया तो फिर शायद पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ जाए, लर्नर वाली। ओह,
तो ये 30 से 180 दिन का टाइम बहुत जरूरी है। इसी बीच अप्लाई करके ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। बिल्कुल। परमानेंट लाइसेंस के लिए सबसे जरूरी चीज है ड्राइविंग टेस्ट पास करना। वो टेस्ट पास करेंगे तभी आपको पीएल मिलेगा। समझ गया। अब मान लीजिए किसी को ट्रक चलाना है या टैक्सी चलानी है, मतलब रोजी रोटी कमानी है गाड़ी चलाकर, क्या उनके लिए भी यही वाला पीएल काफी है? नहीं, उनके लिए एक अलग कैटेगरी है, उसे कहते हैं व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, सीडीएल। कमर्शियल, हाँ। ये उन लोगों के लिए है जो माल ढोने या लोगों को लाने ले जाने जैसे कमर्शियल काम के लिए गाड़ी चलाते हैं। इसके लिए सिर्फ गाड़ी चलाना जानना काफी नहीं है, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग और नियमों की गहरी समझ चाहिए होती है। उम्र की बात करें तो आमतौर पर 18 साल है, लेकिन भारी गाड़ियों जैसे ट्रक या बस के लिए ये 20 साल होती है, जैसा हमने पहले कहा था। और हाँ, इसकी ट्रेनिंग और टेस्ट भी नॉर्मल लाइसेंस से ज्यादा सख्त होते हैं। समझ गया। एक और चीज के बारे में सुना था मैंने, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, आईडीपी। ये क्या चीज है? ये कब चाहिए होता है? हाँ, आईडीपी ये तब काम आता है जब आप इंडिया से बाहर किसी दूसरे देश में गाड़ी चलाना चाहते हैं, चाहे अपनी गाड़ी ले जाएं या वहां किराए पर लें। अच्छा, विदेश के लिए? हाँ, ये कोई अलग से लाइसेंस नहीं है, बस आपके इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस का एक तरह से ट्रांसलेशन और इंटरनेशनल पहचान है। ये आपके पास जो वैलिड इंडियन लाइसेंस है उसी के बेस पर बनता है, और इसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल होती है। सिर्फ 1 साल? हाँ, और इसे रिन्यू नहीं करा सकते, हर बार नया ही बनवाना पड़ता है अगर जरूरत हो तो। अच्छा, ठीक है। तो विदेश में ड्राइविंग के लिए ये जरूरी है। चलिए, लाइसेंस के प्रकार तो समझ आ गए। अब जरा उन गाड़ियों की कैटेगरीज पर बात कर लेते हैं जिनके लिए ये लाइसेंस मिलते हैं, क्योंकि लाइसेंस पर भी लिखा होता है ना कि आप कौन सी गाड़ी चला सकते हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप किसी खास जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे पुलिस ड्राइवर वगैरह। तो मुख्य कैटेगरीज कुछ ऐसी हैं। एक तो है MC5cc, ये 50 सीसी या उससे कम इंजन पावर वाली मोटरसाइकिलों के लिए है, बहुत बेसिक है ये। फिर है FVG या MCWOG, इसका मतलब है बिना गियर वाली मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल विदाउट गियर, जैसे स्कूटर, मोपेड वगैरह। 16 से 18 साल वाले अक्सर इसी से शुरू करते हैं। हाँ, स्कूटर वगैरह। फिर आता है MCWG, यानी गियर वाली मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल विद गियर। इसमें हर तरह की गियर वाली बाइक आ जाती है, 100 सीसी, 150 सीसी या उससे ज्यादा पावर वाली भी। ठीक है। फिर LMV, लाइट मोटर व्हीकल, यानी हल्के मोटर वाहन। इसमें आपकी कार, जीप, वैन ये सब आती हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक LMV NT नॉन ट्रांसपोर्ट मतलब पर्सनल यूज के लिए, और दूसरा LMV TR ट्रांसपोर्ट मतलब टैक्सी जैसे कमर्शियल यूज के लिए। अच्छा, NT और TR का ये फर्क है। हाँ, और आखिर में HMV हैवी मोटर व्हीकल, यानी भारी मोटर वाहन। इसमें ट्रक, बस, बड़े लॉरी ये सब आते हैं, और ये लगभग हमेशा कमर्शियली होते हैं। ये कैटेगरीज का पता होना साफ करता है कि एक ही लाइसेंस से सब कुछ नहीं चला सकते। और जो उम्मीदवार ड्राइवर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जानना तो और भी जरूरी है कि उन्हें किस कैटेगरी का लाइसेंस चाहिए। बिल्कुल। और आरसा अकेडमी किशनगंज के माध्यम से जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि उनके एप्लीकेशन के लिए कौन सी कैटेगरी जरूरी है। निश्चित रूप से। चलिए, अब प्रोसेस पर आते हैं। पहला कदम लर्नर लाइसेंस, LL। इसे बनवाने के लिए क्या करना पड़ता है? कौन कौन से कागजात चाहिए होते हैं? लर्नर लाइसेंस के लिए देखिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। पहला तो है एक तय फॉर्म में एप्लीकेशन। दूसरा, आपको अपने पते का सबूत देना होता है, एड्रेस प्रूफ। हाँ। तीसरा, अपनी उम्र का प्रूफ। चौथा, एक मेडिकल सर्टिफिकेट। ये फॉर्म नंबर 1A में होता है, जो डॉक्टर से बनवाना पड़ता है कि आप मेडिकली फिट हैं गाड़ी चलाने के लिए। अच्छा, फॉर्म 1A मेडिकल वाला, ये क्यों जरूरी है वैसे? ये इसलिए ताकि पक्का हो सके कि आपकी नज़र ठीक है, आपको कोई ऐसी फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं जिससे गाड़ी चलाते समय आपको या दूसरों को खतरा हो। सेफ्टी के लिए ज़रूरी चेक है। सही बात है, सुरक्षा सबसे पहले। अच्छा, ये सारे कागज जमा कर दिए, फीस भी भर दी, फिर क्या होता है? इसके बाद ऑफिसर्स आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो आपको एक टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। टेस्ट गाड़ी चलवा कर लिखते हैं क्या शुरू में? नहीं, लर्नर लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट नहीं होता। ये एक तरह का लिखित टेस्ट होता है। ये आजकल ज्यादातर कंप्यूटर पे होता है। इसमें ट्रैफिक रूल्स, साइन और रोड सेफ्टी से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक सवाल के कई ऑप्शन होते हैं, आपको सही वाला चुनना होता है।
अच्छा, मतलब नियमों का टेस्ट। कितने सवाल होते हैं इसमें लगभग? आमतौर पर इसमें 16 सवाल होते हैं और पास होने के लिए आपको शायद 9 या 10 सवालों के सही जवाब देने होते हैं। ये बस आपकी बेसिक जानकारी चेक करने के लिए होता है। सिर्फ 16 सवाल? सुनने में तो ठीक लग रहा है। पास हो गए तो लाइसेंस मिल जाता है, और अगर मान लीजिए कोई फेल हो गया तो फिर क्या मौका मिलता है दोबारा? हाँ, अगर आप पासिंग मार्क्स ले आते हैं तो आपको उसी दिन या कुछ टाइम बाद लर्नर लाइसेंस इशू हो जाता है। और अगर कोई पहली बार में पास नहीं हो पाता तो कोई चिंता की बात नहीं है, उसे दोबारा टेस्ट देने के लिए 2 और चांस मिलते हैं। अच्छा, 2 और मौके? हाँ, लेकिन हर बार टेस्ट देने से पहले शायद कुछ दिन रुकना पड़ता है और दोबारा फीस भी देनी पड़ सकती है, तो बेहतर यही है कि पहली बार में ही थोड़ी तैयारी करके जाएं। ये जानकारी जरूरी है, मतलब नियमों को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, मान लिया लर्नर लाइसेंस मिल गया। अब आते हैं पक्के वाले लाइसेंस पर, यानी पीएल पर। इसकी क्या शर्तें हैं? परमानेंट लाइसेंस के लिए, जैसा हमने पहले भी कहा, पहली शर्त तो ये कि आपके पास वैलिड लर्नर लाइसेंस होना चाहिए और वो कम से कम 30 दिन पुराना हो, पर 180 दिन से ज्यादा पुराना न हो। हाँ, वो 30 से 180 दिन वाली बात। बिल्कुल। दूसरी अहम शर्त है कि आपको गाड़ी ठीक से चलानी आती हो, आप ट्रैफिक रूल्स और साइंस अच्छी तरह समझते हो और आपको अपनी गाड़ी के बेसिक सिस्टम जैसे ब्रेक, क्लच, लाइट वगैरह कैसे काम करते हैं इसकी जानकारी हो। और कागजात, क्या लर्नर वाले ही चल जाते हैं या कुछ और भी चाहिए? कुछ डॉक्यूमेंट्स तो वहीं चाहिए, जैसे उम्र और पते का प्रूफ, लेकिन साथ में आपको अपना ओरिजिनल लर्नर लाइसेंस दिखाना होता है, एप्लीकेशन के लिए फॉर्म नंबर 2 भरना होता है, फीस देनी होती है और अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होती है। फॉर्म नंबर 2। हाँ, और अगर आप कमर्शियल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक और फॉर्म लगता है, फॉर्म नंबर 5। वो शायद ड्राइविंग स्कूल सर्टिफिकेट या ट्रेनिंग से जुड़ा होता है। फॉर्म नंबर 2 और फॉर्म नंबर 5, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कागज जमा हो गए। अब आता है सबसे बड़ा पड़ाव, ड्राइविंग टेस्ट। ये कैसे होता है, क्या देखते हैं इसमें? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद आपको मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर MVI के सामने गाड़ी चलाकर दिखानी होती है। ये टेस्ट RTO के बने हुए ट्रैक पर या कभी-कभी असली सड़क पर भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, MV आपकी कई चीजें देखते हैं। आप गाड़ी कितनी स्मूथली स्टार्ट करते हैं, गियर ठीक से बदल रहे हैं या नहीं, मोड़ते कैसे हैं, पार्किंग सही से कर पाते हैं या नहीं, ट्रैफिक सिग्नल और साइन फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और सबसे जरूरी, आपका कॉन्फिडेंस और रोड पर आपकी अलर्टनेस कैसी है। बाप रे, मतलब सिर्फ स्टीयरिंग घुमाना नहीं, पूरी ड्राइविंग स्किल और नियमों की समझ सब देखा जाता है। बिल्कुल। वो ये पक्का करना चाहते हैं कि आप बिना किसी खतरे के रूल्स फॉलो करते हुए गाड़ी चला सकते हैं या नहीं। इसमें गाड़ी की बेसिक जानकारी भी शामिल है। इंस्पेक्टर आपसे गाड़ी के पार्ट्स या उनके फंक्शन के बारे में भी पूछ सकते हैं। और अगर ये मुश्किल टेस्ट पास कर लिया तो? अगर MV आपकी ड्राइविंग से सैटिस्फाइड है और आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो बस आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। आजकल तो वो स्मार्ट कार्ड वाले लाइसेंस आते हैं ना, चिप वाले। हाँ। लेकिन अगर कोई पहली बार में फेल हो जाए, ऐसा तो होता ही होगा अक्सर, फिर क्या? हाँ, बिल्कुल होता है। और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर कोई पहली कोशिश में टेस्ट पास नहीं कर पाता तो उसे दोबारा मौका मिलता है। आमतौर पर आप 7 दिन बाद फिर से टेस्ट देने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 7 दिन बाद? हाँ, ये 7 दिन का गैप इसलिए होता है ताकि आप थोड़ा सोचें कि क्या गलती हुई, उस पर काम करें और बेहतर तैयारी के साथ दोबारा टेस्ट दें। 7 दिन का गैप, ठीक है। ये दोबारा तैयारी के लिए काफी टाइम है। ये पूरी प्रक्रिया, खासकर ये टेस्ट वाला पार्ट, उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत मायने रखता है जो आरसा अकेडमी किशनगंज के साथ ड्राइवर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है अकेडमी भी इन्हीं प्रैक्टिकल स्किल्स पर ज्यादा जोर देती होगी। हाँ, निश्चित रूप से। एक अच्छी ट्रेनिंग में सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल ड्राइविंग स्किल्स, नियमों की बारीकियां समझना और टेस्ट पास करने की जो तकनीक होती है, उस पर खास ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल, इस प्रोसेस को लेकर पहचान और पते के प्रूफ के तौर पे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चलते हैं? ये तो LL और PL दोनों के लिए चाहिए होते हैं ना? हाँ, ये दोनों के लिए जरूरी है। देखिए, पहचान पत्र के लिए आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट, इनमें से कोई एक चल जाता है। ठीक है। और पते के प्रमाण एड्रेस प्रूफ के लिए भी आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट मान्य है। इनके अलावा अगर आपके पास राशन कार्ड है या आपके नाम पर बिजली या टेलीफोन का बिल पोस्टपेड वाला, हाउस टैक्स की रसीद या फिर LPG का बिल है, तो वो भी एड्रेस प्रूफ के तौर पर एक्सेप्ट हो जाता है।
बस ये ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट वैलिड हो और उसमें आपका नाम और पता साफ-साफ लिखा हो। चलिए, ये तो हुई पूरी प्रक्रिया की बात। हमने लाइसेंस के प्रकार समझे, गाड़ियों की कैटेगरीज जानी, लर्नर से लेकर परमानेंट लाइसेंस तक का सफर देखा और जरूरी कागजात की लिस्ट भी समझ ली। ये सारी जानकारी खासकर जो बिहार और दिल्ली पुलिस ड्राइवर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वाकई बहुत काम की है। हाँ बिल्कुल, हर स्टेप, हर रूल, हर डॉक्यूमेंट की इम्पोर्टेंस समझना न सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए बल्कि आगे चलकर एक जिम्मेदार और सेफ ड्राइवर बनने के लिए भी जरूरी है। सही कहा। और आरसा एकेडमी किशनगंज का भी यही प्रयास रहता है कि कैंडिडेट्स को सही और पूरी जानकारी मिले ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। बिल्कुल। और जैसा कि आरसा एकेडमी किशनगंज हमेशा कहती है, आपकी सफलता ही उनका लक्ष्य है। तो याद रखिए, लाइसेंस मिलना एक पड़ाव जरूर है, लेकिन इसके साथ जो जिम्मेदारी आती है वो बहुत बड़ी है। सड़क पर आपकी जरा सी लापरवाही किसी की जान ले सकती है या आपकी अपनी। इसलिए रोड सेफ्टी को हमेशा सबसे ऊपर रखना है। और बस इसी से जुड़ा एक आखिरी विचार है सबके लिए। देखिए, लाइसेंस मिल जाना ही काफी नहीं है, वो तो बस एक शुरुआत है। असली परीक्षा तो हर रोज सड़क पर होती है। जरा सोचिए, टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही है, नई नई गाड़ियां आ रही हैं, नए फीचर्स के साथ। सड़कों के नियम बदल सकते हैं, ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में क्या सिर्फ एक बार टेस्ट पास कर लेना काफी है? या एक अच्छा ड्राइवर वो है जो हमेशा सीखता रहता है, नई चीजों को अपनाता है और सबसे बढ़कर हमेशा जिम्मेदार बना रहता है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। बहुत सही कहा। सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, खासकर जब बात सड़क सुरक्षा की हो। इसी सोच के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। सुरक्षित चलिए, नियमों का पालन कीजिए और अपनी तैयारी में डटे रहिए। धन्यवाद।